हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉल इन डे होता है, आप ही की बात सुनी जाती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ 021-3233-092328 और 30 3 लाइनें हैं। इससे पहले कॉलर शुरू करें, एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है जो आपको शायद मीडिया में जो आज नाम रिलीज़ किए हैं 172 अफराद जो बेनामी अकाउंट स्कैंडल में ECL पर डाले गए हैं, उसमें से न जाने क्यों ज़्यादातर मीडिया 170 नाम बता रहा है। 2 नाम जो है कौन से वो हैं मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक के, जिनका ताल्लुक बहरिया टाउन ग्रुप से है। तो मीडिया की खबरों में से बहरिया टाउन और मलिक रियाज और जैन मलिक और आसिफ जरदारी और बिलावल हैं। आसिफ जरदारी है, बिलावल है, मुराद अली शाह हैं, सारे हैं। लेकिन ये पता नहीं 2 नाम क्यों मीडिया खुद क्यों शेयर करने से इन चीज़ों को रोक रहा है, गुरेज कर रहा है। यार कोई मसलियत होगी और आपको हर दफ़ा जो है ना मीडिया से अलग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज के मौके पे कम से कम मीडिया से इजहार यकजहती करते हुए इन दोनों नामों को छुपाना चाहिए। इस पे किसी ने बड़ा अच्छा एक तबसरा किया, उसने कहा कॉर्नर प्लॉट थिकन्स। तो जो है उस तरह एनीवे, तो जनाब कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से और बड़े अरसे बाद आए हैं। गायब आपकी जो है ना गैर हाजिरियाँ लग चुकी हैं भाई साहब। सादगी का दर्द दे हर रहनुमा मुर्गी पसंद, और कौम तो भूखी मरे या हो गुजारा दाल पर, अगर मेरे कब्जे में आ जाए कभी कोई वजीर, 4 दिन फाका कराऊं फिर कहूं तकरीर कर। वाह। महज इल्जामात की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मीडिया पर जारी है, क्या ये इल्जामात इनके ऊपर साबित हो चुके हैं? जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं और सिंध के वजीर आला का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, और जो बड़े बड़े टाइकून हैं उनका नाम जो है वो छुपाया जा रहा है, जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा। अच्छा, ऐसा है कि देखिए इल्ज़ामात तो हैं और वो JIT की रिपोर्ट भी लग रहा है कि तो अदालत तय करेगी, तगड़ी है, लेकिन वो तो अदालत तय करेगी। प्रोपेगेंडा ज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, तो इल्ज़ामात को लेकर और PTI तो आपको पता है क्या बात है उनकी, उन्होंने फौरन एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। गवर्नर जहां धुआं उठेगा वहां मीडिया आग तो जलाएगा। नहीं, मीडिया तो आग जलाएगा, लेकिन ये तो PTI लेके आई है ना खुर्रमशेर जमान, और गवर्नर को मैं सुन रहा था। अच्छा, कामरान अली को इसलिए भी सदमा है कि उनका ताल्लुक नवाब शाह से है। हाँ, ये तो है। तो लेकिन अभी मैं गवर्नर को सुन रहा था, उन्होंने को थोड़ा सा इसको हौला किया खुर्रमशेर जमान को कि भाई यार, मतलब गवर्नर राज मैंने लगाना है, मुझे तो कम से कम थोड़ा बता देते। नहीं। अच्छा, सज्जाद हसन साहब हैं सियालकोट से। जी सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आज 2 छोटी छोटी बातें करनी है मैंने। जी बताइए। एक तो सर वो अहमदाबाद वाला जो वाक़या हुआ था 3 साल बच्ची के साथ, उसको मेरा ख्याल है ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा, या शायद उसको परसू नहीं किया जा रहा। वो भी उतना ही अंदोनाक वाक़या है जितना जैनब वाला था, शायद उससे भी ज़्यादा। ओके, अब इसको देखिए। और 6 साल बच्ची के साथ इसी तरह का वाक़या नौशेरा में भी हुआ है। बिल्कुल जी, इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सर वो चलो पहले की गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ा सा एक्शन एक्टिव हो जाती थी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे हाईलाइट करने से। ये तो शायद अभी तक तो कोई नहीं बात सुनी, उसके बाद शायद कुछ सुन लें। अच्छा, चले हम भी इसको देखेंगे और देखते हैं। दूसरा सर ये एक छोटी सी नज़म है जो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अली रज़ा अब्दी साहब की उनको पेश कर रहा हूँ। फरमाइए सर। वो है कि आज फिर दर्दो गम के धागे में हम परो कर तेरे ख्याल के फूल, सर के उल्फत के दस्त से चुनकर आशनाई के 9 साल के फूल, तेरी दहलीज पर सजाए फिर तेरी याद पर चढ़ाए, बांध कर आरजू के पल्ले में हिजर की राख और विसाल के फूल। वाह वाह। सज्जाद हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। और शेख बदर साहब हैं लैया से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र शेख साहब, आप बताइए। आप साहबान भी मेरा सलाम कबूल फरमाएं। चलो अल्लाह अल्लाह करके आपसे कॉल पे हो गई, बात हो रही है। जी जी सर। मैं तो पहले दिन से कोशिश करता हूँ, फिर चलो टाइम ज़ाया नहीं करता, प्रोग्राम सुनता हूँ, फ़ोन ही मिलता नहीं था। जी जी। मैंने 2 बातें आपसे करनी थी खुशगुजार आपके तवज्जुह से। एक तो हमारे जनूबी पंजाब का एक इशू चल रहा है जी, उस हवाले से
कि सिंपल पॉलिटिकल बात है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो पॉलिटिकल बात करूँगा। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि 11 करोड़ आबादी पर एक सूबा रन कर रहा हो। दुनिया में एक मिसाल दिखा। बिल्कुल। जर्मनी में 8 करोड़ आबादी 20 सूबे। ये गवर्नेबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। सही। दूसरा ये है कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं सूरत कुरैश में कि मैंने तुम्हारी शनाख्त के लिए तुम्हारे कबीले बना दिए, हमारी शनाख्त का भी मसला है जो 5000 साल पुरानी शनाख्त। मतलब जब क्लिंटन यहाँ आता है इस मुल्क में, वो ये कहता है कि भाई मैं अपनी तकरीर का स्टार्ट लेता है, 6 दिन रहता है इंडिया में, 6 घंटे के लिए एक ही स्पीच है, एक ही। तो आप जरा बराह रास्त डायरेक्ट बात समझाएंगे क्या है मामला? ये भाई मैं उस मुल्क के लोगों से मुखातिब हूँ जो अपने अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन रखते हैं, तो हम अपनी सिविलाइजेशन को भी बचा रहे हैं। सर डायरेक्ट बात करेंगे आप प्लीज। हाँ अच्छा फरमाइए जी। तो गुजारिश ये है कि भाई हमारे यहाँ 48% हमारा पंजाब असेंबली में कोटा फिक्स था, 7% भी नहीं दिया जाता, ना नौकरियों में, ना डेवलपमेंट फंड्स में, ना ही मतलब ऑफिसर्स में। तो ये जो महरूमियां हैं वो आप अमलन भी देख सकते हैं, सरायकी बेल्ट को, और झंग आप जब क्रॉस करेंगे कि वहाँ देखेंगे कि वहाँ जी वो तो सबको मालूम है, लेकिन अब आप चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि फील फोर हमारा बाइख्तियार मुकम्मल जैसे और सूबे रन कर रहे हैं वैसे ही सूबा दें। जी ठीक है। दूसरा जो ये अभी सेक्रेटरिएट की बात कर रहे हैं, बेशक भले सेक्रेटरिएट बनाएं लेकिन उसको मुकम्मल सेक्रेटरिएट बनाएं। ठीक। ये ना हो कि फिर हम डाकखाने में रह के फंस जाएं। सही सही सही। एक तो ये गुजारिश करनी थी जी कि खुदारा हमारे लिए डाकखाना कायम। दूसरी गुजारिश क्या है सरकार? दूसरी गुजारिश कुछ मेरी जाती नौयत की है जी। हमारे एक 1936 में दादा हजूर ने एक रकबा जमीन ली थी, तो वो एक फिक्टिशियस 23 था, उसको 23A बनाकर चीफ जस्टिस साहब चूंकि आजकल हम गरीबों की सुन रहे हैं तो यकीनन मेरी बात भी सुनेंगे, उन तक भी एक अपील है कि हमारी एक गुलाम हैदर तीन साहब लिया में हैं और डॉन भी हैं, नैब में भी उनके केसेस हैं और आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं है। 105 कनाल नया चेक बना के पहले मौजा हुआ करते थे, मौजे मतलब खूह वगैरह, तो उन्होंने कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो 105 कनाल उन्होंने हथिया ली जी। हम 30 साल से केस लड़ रहे हैं, वो MNA MP जिला नाज़िम बनता रहा, अपने हक में फैसला। तो आपका केस किस मरहले में है इस वक्त? कब्जा भी कर लिया सुप्रीम कोर्ट की। सर मैं बता रहा हूँ कि रूलिंग है कि भाई जो पहला मुश्तरी है उसका हक फाइक है। सिंपल सी बात। ठीक है चीफ जस्टिस साहब अगर सुन रहे हैं आपकी बात तो मेरा ख्याल है कि इसको सीरियसली ये बिल्कुल देने वाली बात है। और लैंड रिफॉर्म्स और ये लैंड का तो मसला है, मतलब खाली कंप्यूटराइजेशन जो है ना वो उससे अब मसला। हाँ लेकिन कंप्यूटराइजेशन में ये नहीं आता ना कि किसके पास कितनी ताकत है कब्जा करने की। बिल्कुल, तो वो भी कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। हाँ, रिजवान रिजवी हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान। वालेकुम अस्सलाम सर जी। रिजवान रिजवी अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सर जी फरमाइए। सर पिछले दिनों आपने एक आबादी पे भी प्रोग्राम किया था। जी जी। और दूसरा एक जो है ना स्कूलों की फीसों के बारे में बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना किया हुआ था कि कम से कम जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि सर सिर्फ स्कूलों की फीसें ना देखें, यूनिवर्सिटियों की फीसें भी देखें। जी। यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की फीस 90 हज़ार रुपया जो है ना जी यहाँ इस्लामाबाद में वसूल की जा रही है। सर अगर मेरे जैसा कोई 17 ग्रेड का आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो फिर वो फीस 90 हज़ार कहाँ से दे? सही कह रहे हैं आप। तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इसका भी नोटिस लें। इस्लामाबाद में जो नस्क यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है और दूसरी इस्लामी, इन सब में जो है ना जी इस पर भी जरा गौर करें ताकि लोग जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और आबादी के बारे में सर एक 4 मिसरे मैंने जो है ना कहे हैं, जरूर सुनना चाहें? जी सुनाइए। वो ये कहते हैं मनाए आज़ादी का दिन जी, अब तो हर दिन है अपनी बर्बादी का दिन, और बच्चे बढ़ते ही रहेंगे
लोड शेडिंग के सबब, फिर तो हम सिर्फ मनाएंगे आबादी का दिन। वाह। हाँ, लेकिन शेर गर्मियों का लगता है, लोड शेडिंग अब थोड़ी ख़त्म तो हुई। नहीं, आप शहर में रहते हैं, आपको क्या पता। हाँ, लेकिन फिर भी सर्दियों में लोड शेडिंग थोड़ी कम होती है। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जनाब वसातुल्लाह साहब और ये मुबश्शिर ज़ैदी साहब और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। बात ये कि प्रोग्राम के शुरू में जो आपने कुछ कलमात कहे वो 1000% बिल्कुल दुरुस्त हैं, और मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि जरदारी या नवाज शरीफ बेकसूर हैं। इन्होंने हकीकत में मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुंचाया, मगर हो सकता है कि आपका जितना भी मीडिया है उनकी जेबें मलक रियाज ने गर्म कर दी हो, समझे ना, या फिर खलाई मखलूक ने कोई तड़ी इनको लगा दी हो। लाहौल वाला कुव्वत, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो गया है, होता है ना ऐसा, क्यों नहीं हुआ है? ये मीडिया मलक रियाज का नाम क्यों नहीं ले रहा है, या उनके साथ जो उनके लड़के उनका नाम क्यों नहीं ले रहा है, ये समझे ना। सही बात। ये बस ये मोहतरम साकिब निसार साहब ही ये काम कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा नहीं कर सकता। आप देखिएगा कि इन सब के केसेस जो हैं इनके अंदर लूप होल छोड़ दिए जाएंगे और ये रहा हो जाएंगे, बाइज्जत रहा हो जाएंगे। नहीं ऐसी बात आप देखिएगा। मैं आपको कॉल करके कहूंगा, ये मलक रियाज साहब का नाम कोई मीडिया नहीं ले रहा है। इनकी जेबें गर्म हो गई हैं या इन पर खलाई मखलूक की तरफ से तड़ी लग गई है। ठीक है, बिल्कुल। आप ये एक देखें, ये कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हाँ, नहीं, लेकिन मलिक रियाज की हद तक तो मान लेना। नहीं, फिर सभी को करना पड़ेगा। मैं इस डिबेट ही में नहीं पढ़ना चाह रहा यार, ये मैंने सुनी नहीं ये बात। मुस्बत कॉल ले लेते हैं। कौन सी है? तारिक महमूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, उसद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो दरख्वास्त है कि कुछ अर्सा पहले मैंने कॉल की थी और एक दरख्वास्त की थी। मैंने कहा था कि ये तकरीबन जो जरदारी और नवाज दौर में जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा है, इस पे एक प्रोग्राम आप करेंगे, और आपने वादा किया था। जी बिल्कुल किया था, इस पे करेंगे और बिल्कुल करेंगे, और मैं इंतजार करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप करेंगे। नहीं, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर, और हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका, मुझे उम्मीद है तभी दोबारा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। फरमाइए और मजीद। राहिल अशर साहब हैं कराची से। अच्छा, राहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुबश्शिर साहब क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी। राहिल भाई, अच्छा देखिए जी, मैं एक मिनट लूँगा। सारी बात ये है कि पाकिस्तान बनने के वक्त सिर्फ 2 लीडर थे, कायद आज़म लियाकत अली जी। उसके बाद हम लोगों ने अपने लीडर्स को, जो भी लीडर बना उसका अंजाम पॉलिटिकली नहीं किया। सबसे बड़ी मिसाल मुजीब की है, इलेक्शन जीता, 150 में से 149 सीटें लिखा, उसका पॉलिटिकली अंजाम नहीं किया। भुट्टो को फांसी दे दी, बेनजीर को मार दिया, अल्ताफ हुसैन साहब को कहां से कहां चढ़ा दिया, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। आप इन लीडर्स की जो करप्ट हैं, खराब हैं, उनका पॉलिटिकली एंड करवाएं। ये इस तरह GIT बनाकर और ये पनामा केस बना के मत करें। पाकिस्तान को खुदा के वास्ते दोबारा ईस्ट पाकिस्तान ना बनाएं। 1970 में इलेक्शन हुए, मई 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे थे। अभी अगर सिंध में जो हालात पैदा हो रहे हैं, PTI को कहें कि जी गवर्नर राज मत लाएं, यहाँ पे इलेक्शन कराएं, 25 जुलाई वाले इलेक्शन नहीं कराएं, फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं। जैसे ANP का नामो निशान मिट गया, KPK से और पीपल पार्टी पंजाब से खत्म हो गई है, इस तरह पीपल पार्टी सिंध से भी खत्म हो सकती है। अवाम बहुत बाशऊर है। आप पॉलिटिकली फैसले करें, पॉलिटिकली लोगों का खात्मा पॉलिटिकली तौर पे करें, फांसी दे के जेलों में डालकर। सही कह रहे राहिल भाई, लेकिन करप्शन का भी तो कुछ करना है ना, जो हमारे माशरे में इस तरह से कर चुकी है कि हर जगह नज़र आ रहा है। तो करप्शन वाकई एक इशू तो है ना। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। सोचे नहीं, ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। तलत परवेज साहब हैं लाहौर से। जी तलत भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कब ये इमरान खान साहब एक करोड़ नौकरी और 50 लाख का झांसा देकर जो इन्होंने अवाम को एतमाद में लिया हुआ है, और इसी वजह से लगता है इनकी हुकूमत ठहरी हुई है। सिवाय हम लोग अवाम को इस तरह की एक उम्मीद है, ये कब पॉलिसी ओपन करेंगे कि जब बच्चों की उम्र ओवर एज हो जाएंगी। अब आज जिस बच्चे की उम्र 26 साल है, अगर ये जाते जाते 4 साल के बाद ये करते हैं, वो ओवर एज में शुमार किया जाएगा। तलत भाई अभी तो दिन ही कितने हुए, 125 तो दिन गुजरे हैं, आपको बहुत जल्दी पड़ गई। बहुत सी जनरेशन इंतजार कर रही है, तालीमी डिग्रियां लेने के बावजूद वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें नौकरियां कब मिलेंगी। खदशा मैंने आपको जाहिर कर दिया है कि ये जो ओवर एज हो गए तो इसका क्या बनेगा। सही बात है। नहीं, इनके पॉइंट तो है कि कुछ चीज़ें जाती हुई भी तो नज़र आए उस सेंस में। जा रही हैं यार, रोज़ाना तो खान साहब कह रहे हैं, और क्या करें खान साहब। तो कह रहे हैं ना सर, कर नहीं रहे ना। कामरान वस्सू हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, पहले तो मैं मीडिया को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुबशर भाई जी, जिन्होंने हमें शऊर दिया। दूसरी बात यह है कि दरअसल में मैं ये भी कमी महसूस करता हूँ कि पता नहीं सिंध वाले लोगों को कब एहसास होगा। मैं वेल्डन अपने कप्तान को, अपने खान साहब को कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये एक्शन लिया। आखिर हमारा मुल्क किसी ने तो लूटा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग हुकूमत कर रहे हैं, पता नहीं कितने अच्छे से कर रहे हैं, कोई तो लूटने वाला है ना। हमें हमारा एक फर्द 1 लाख रुपए का कर्ज जा रहा है, किसी ने लूटा है। या तो ये बताएं कि फला आदमी ने लूटा है। सियासतदान टीवी पर आकर बहुत झूठ बोलते, लेकिन हमें फख्र है अपने मीडिया पर टोटल, और फख्र है पीटीआई के इमरान खान पर, जिन्होंने हमें शऊर दिया और आज वो डट कर खड़े और हम उसके साथ हैं। देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह। ठीक, बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। याहिया हमीद हैं कराची से। वालेकुम सलाम सर, मैं भी आपका एक अदना सा फैन हूँ और मैं बहुत सारे शोज का रेगुलर कॉलर रहा हूँ, आपके डॉन का भी रहा हूँ। लेकिन मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि आपकी कॉल मिलाते मिलाते मेरी उंगलियां दुख चुकी हैं, और मेरे ख्याल में जितनी कॉल्स आप लोग के यहाँ आती है मेरे ख्याल में कहीं नहीं आती होगी। बात ये कि एहतसाब की बात हो रही है, तो मैं बचपन से एहतसाब सुनता चला आ रहा हूँ। और एक साहब जिनको आप 11 साल आपको जेल में रखा, उसके बाद वो हमारे सदर बन गए। एक साहब जिनको आपने 11 साल भी केस में बाहर भेजा, 10 साल बाद वो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखिए बात ये कि मुझे सिर्फ मुशर्रफ भाई ये बता दें कि मैं किस बात की खुशी बनाऊं इनके अंदर जाने की, इनके बाहर आने की। आज अगर आप इनका एहतसाब करें, लेकिन आज एक मैं IT मिनिस्टर से कोई सवाल करता हूँ, वो एहतसाब लेके बैठ जाता है, कोई शर्लॉक होम्स बन जाता है। किसी भी मिनिस्ट्री जो आज बैठी हुई है उससे सवाल करो तो वो एहतसाब उस अपनी मिनिस्ट्री या अपने शोबे का वो जवाब नहीं दे रहा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आज अगर कोई रिश्वत ले रहा है और आज की तारीख में कोई पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, कोई डिपार्टमेंट रिश्वत ले रहा है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जी बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं। ये सब हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सिटिंग हुकूमत के लोग हैं उनका भी ऑन द स्पॉट एहतसाब होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम नहीं आता, इस तरह के याहिया हमीद साहब वाले सवाल होते रहेंगे। हाँ, क्योंकि करप्शन बहरहाल हमारे माशरे में तो सरायत जी। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है और राज़िक हुसैन अब्बासी साहब हैं मस्कत से। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है सर। जी मैं मस्कत से राज़िक हुसैन अब्बासी बोल रहा हूँ, और पाकिस्तानी। जी। मेरा चीफ जस्टिस साहब से एक अपील करनी है कि मेरी 2014 में मैंने जिना गार्डन में प्लॉट लिया था मेरी 4 बेटियों के लिए, फ्यूचर के लिए। थोड़ी आवाज मैंने यहाँ से एम्बेसी के थ्रू वफाकी मुतहफिद, वेलफेयर डिपार्टमेंट, ओवरसीज पाकिस्तानी, नैब सबको लेटर लिख चुका हूँ। ठीक है। वो मैंने वहाँ प्लाट लिया था 16 लाख रुपए, 10 साल में मैंने जमा किए थे। अच्छा। वो 16 लाख रुपए का प्लाट अभी तक मेरे को नहीं मिला। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे इलेक्शन नहीं हुए सोसाइटी के,
तो ये जब तो होंगे थे 4 साल हो गए। ये फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद में। जी जी। तो मैं वहाँ उनको मुसलसल फोन करता हूँ, वहाँ जब भी छुट्टी जाता हूँ वहाँ दूधे के साथ ये मैंने जाके कोई ज़्यादा पता नहीं है। 16 लाख रुपए का लिया। तो आपको पोजेशन भी नहीं दिया अभी तक प्लॉट का? पोजीशन नहीं, मुझे प्लाट तक भी नहीं दिखाया कहाँ है प्लाट। अच्छा। और उस दिन मेरे मैक्सिमम में दिखा दिया, कहते ये प्लाट है। उसके बाद मेरे को ट्रांसफर हो गया, मेरे पास सब लेटर है। मैंने एम्बेसी के थ्रू वफाकी मुतसिद को लेटर लिखे, मैंने नैब को लिखे, प्राइम मिनिस्टर PM जो का कंप्लेन सेल है उसको कंप्लेन की, चीफ जस्टिस साहब को 2-3 लेटर लिख चुका हूँ, नैब को लेटर लिख चुका हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जुल्फी बुखारी को मैंने लेटर लिखे। किसी जगह से भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। चलिए राजिक साहब, मैं चेक करवा लेता हूँ क्या इस हाउसिंग सोसाइटी का क्या पूरा नाम हाउसिंग सोसाइटी का बताया आपने? ये फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ओके, फेडरल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। चले मैं इसको देख करके तो आपको वी कैन गेट बैक टू यू मे बी नेक्स्ट वीक जब आप कॉल करेंगे। सैयद हैदर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सैयद भाई। Who is on the line? Mr. मुबश्शिर। जी जी। अच्छा मुबश्शिर साहब, अब ये करना था, मैं काफी वक्त से कोशिश कर रहा था कॉन्टेक्ट हो जाए किसी एंकर पर्सन से। जी। ये जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, देखें अदालत एक चीज डिसाइड कर देती है, पाकिस्तान का एक इदारा कोई डिसीजन ले लेता है, कोई मतलब फैसला कर देता है, सुना देता है, तो उसका मतलब ये होता है एक गन। जी ठीक है। अब ये टीवी पर ओपन डिबेट खुल जाती है और उन लोगों को मौका दिया जाता है जो आम लोगों के जहनों को खराब करते हैं, उल्टे सीधे दलाइल देते हैं और एक मुजरिम को शरीफ आदमी साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसे अदालत ने सजा दे दी है। या तो ऐसा कुछ किया जाए सिलसिला कि अदालत का कोई स्पोक्स पर्सन आए, वो सारी उन चीजों की ब्रीफिंग दे या उन्हें जवाबात दे। आप लोग उनसे बात करते हैं और उन्हें पूरा भरपूर मौका देते हैं कि वो सारी जहर अफसानी करें और लोगों के मतलब जहन चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सरियत मासूम लोगों की है जो ये चीजें, ये कॉम्प्लिकेशन और इस तरह की कानूनी पेचीदगियां समझ नहीं सकते हैं। या तो उनके लिए की तरबियत का कोई ट्रेनिंग का कोई ऐसा इंतजाम किया जाए, या अदालत का स्पोक्स पर्सन आकर उसकी वजाहत दे और ये लोगों का जो सिलसिला है आकर वो मुजरिमों की मतलब सपोर्ट करते हैं और उनके हक में अजीब यानी ये कि ये जो बढ़ा चढ़ा के अच्छा, अदालत का स्पोक्स पर्सन जो है अदालत का फैसला होता है, कहते हैं कि अदालत नहीं, अदालत का फैसला बोलती है। तो मेरे ख्याल में वो फैसले के ऊपर आईनी तौर पर हक तो होता है, लेकिन हाँ तज़हीक का पहलू ना निकले। हाँ, और फैसले पे कमेंट हो सकता है। ये तो आइन और कानून आपका इजाज़त देता है। बहरहाल जो भी अगर जहनों को इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो लोग जहर अफशानी करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शफात बुखारी हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं 2 बातें करना चाह रहा हूँ। ज़रूर। वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी तो उन्होंने गैरतमंद को डिफाइन किया और उसके बाद बेगैरत कर्जे और गैरतमंद कर्जे में मैं आपसे कोई फर्क पूछना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि हम जो पहले कर्जे लेते रहे वो गैरत थे और हमने अपनी सॉवरेनिटी को यरगमाल बनाया। अब हम जो कर्जे लेंगे वो हम गैरतमंदी से लेंगे। और दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन है, अभी शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में मैंने देखा कोई असलम मसूद साहब ने स्टेटमेंट दी है। मुझे बस याद आया था कि मसूद महमूद से असलम मसूद तक। अच्छा, अगर आप मेरी पहली ऑब्जर्वेशन पे कोई कमेंट देना जी। पहली तो आपकी बात देखें, यही बात तो हो रही है पीटीआई हुकूमत से कि जनाब आप तो कहते थे कि कर्ज़े बुरी बात होती है, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट जो है वो ईजाद किया है कि जी ये इस दफ़ा जो हम ले रहे हैं ये हलाल कर्ज़े हैं और इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उन्होंने कहा मसावी बुनियाद पे मुँह दर मुँह आँखों में आँखें डाल के कर्ज़े ले रहे हैं। पहले तो बगैरती की वजह से आँखें झुका लेते थे। हाँ, तो अब ये आँखों में आँखें डाल के ओए कर्जा दे। हाँ, दे नहीं तो फिर लता पान देंगे। अरशद महमूद हैं इस्लामाबाद से। जी अरशद भाई।
सर आपका प्रोग्राम माशाल्लाह मैं दोनों का डेली थोड़ा सी आवाज़। जी आपका प्रोग्राम तो डेली माशाल्लाह देखता हूँ और बड़ा माशाल्लाह बड़े मजे हुए आप साथी हैं और आपकी बात वो बड़ी अफेक्टेबल होती है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं ये बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप इनको ये कहेंगे अपना ये कचहरी सिस्टम जो है कम से कम उधर भी देख लें कि वहाँ पे लोग कितने ख्वार होते हैं, क्या वहाँ पे क्या उनको किस तरह छुरियाँ लेके काटा जाता है, कितने पैसे वहाँ पे चार्जेस मतलब मुख्तलिफ किस्म की मद में वो लोग वसूल करते हैं। जी। दूसरा ये है कि एहतसाब का होना चाहिए, लेकिन एहतसाब तमाम अदारों का होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक सियासी पार्टी हो कि उसको आप पीपल पार्टी हो या नून हो या इसमें तमाम जो भी आता है फौज हो या कोई भी हो उन तमाम का एहतसाब होना चाहिए। अच्छा अरशद साहब इसमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि जिसका एहतसाब करो वो कहता है कि वो दूसरे का क्यों नहीं करते आप पहले। तो इस पहले के चक्कर में क्या करें, कहाँ से शुरू करें आपके ख्याल में? अरे एहतसाब तो बला तफरीक होना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल बिला तफरीक होना चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पे तो आप देख लें कि एक सियासी जमातें जो है ना ये मेरे ख्याल में जो मुझे याद है कि ANP के गुलाम अहमद बलोर साहब थे तो उनके दौर में रेलवे का क्या असर किया गया था, क्या उन्होंने वो करप्शन नहीं की थी, वो क्या सारे छुप गए हैं, मतलब सारे चले गए। आप जावेद अशरफ काजी साहब का उससे पहले दौर था उसमें भी बोगियाँ आई थी, प्लेटफॉर्म काटे गए थे, मुशर्रफ दौर में भी। तो ये हर जगह हर दफ़ा जो है ये कुछ ना कुछ होता है ऐसा, या तो 100% का करो या फिर किसी का ना करो, ये भी एक है ना वो। हाँ लेकिन यानी ये हाँ कि जी मेरा क्यों कर रहे हैं उसका भी करें। हाँ वही बात है कि ये अंडा और मुर्गी वाला चक्कर है। बिला तफरीक करें बिल्ला तफरीक ना करें। हाँ चलिए जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। बाबर रांझा साहब हैं सरगोदा से। जी बाबर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल वंडरफुल, आप बताइए। सर मेरे एक चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने 2015 में FIA का इंस्पेक्टर FIA के लिए अप्लाई किया था जिसमें अराउंड अबाउट 60,000 लोग थे, ठीक है। उसमें से इन्होंने 3 बैचेस में पेपर को डिवाइड किया, पहला मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। ओके। अब ये हुआ कि पहले दिन जो मॉर्निंग में पेपर हुआ उसका जो सारे क्वेश्चन थे वो सेकंड टाइम में रिपीट कर दिए गए। और पहले 2 पेपरों के क्वेश्चन जो वो तीसरे दिन वाला जो पेपर था, तीसरा बैच था, उसमें सारे डाल दिए गए। अब ये थे जब रिटर्न रिजल्ट आया तो सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो दूसरे और तीसरे बैच से सिलेक्ट हो गए और उसी में से तकरीबन 70% लोग जो सिलेक्ट हुए जिनका नाम S से शुरू होता है वो सिलेक्ट हुए। अच्छा। अब मेरा क्वेश्चन है कि अब अगले में अभी दोबारा सीट्स आई हुई हैं इंस्पेक्टर FIA की और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। ओके। हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं और ये ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, इनको परवाह नहीं होती और 1 या 2 ग्रुप से बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं जिनका पेपर आसान आता है। तो ये हमारी मेहनत है। कितने स्टूडेंट्स हैं, हम मेल कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, टेलीफोनिकली कर चुके हैं, वो उनको कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि बच्चे इतनी बेरोजगारी है। साल बच्चे मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं। सही कह रहे। और वो पेपर बना ऐसा देते हैं कि एक बैच का पेपर आसान आ जाता है, सारे के सारे उसी में से सिलेक्ट हो जाते हैं। और बाकी लोग जो सपोज मेरा नाम B से शुरू होता है, पहले बैच से एक बंदा भी नहीं पास हुआ। ओके। अच्छा ये बात एक बैच से सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ लेकिन ये अल्फाबेटिकल रिश्वत तो नहीं हो सकती ना कि कोई खास F वाले सिलेक्ट हो गए या B वाले, मतलब उसमें शायद हो सकता है भाम हो, लेकिन आपकी बात ये ठीक है कि सेकंड और थर्ड बैच के लिए अगर वही पेपर रिपीट हुआ है कमोबेश तो जाहिर एक आइडिया तो हो जाता है। और जी है ना, हाँ वो एक गड़बड़ है वहाँ पे। और अगर कोई सुन रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन वाला तो यकीनन इस चीज़ को देख लीजिएगा कि अगर अब नेक्स्ट पेपर में कम से कम इतना प्रेडिक्टेबल ना कहिएगा, वरना सेकंड या थर्ड बैच से दोबारा हो गए ज़ाहिर है फिर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद जाहिद साहब हैं कराची से। जी वसतुल्लाह साहब और
जहरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आप लोगों के बारे में एक बड़ा कैंडिड ओपिनियन है कि आप हर चीज को बड़ा ऑब्जेक्टिवली और प्रैग्मेटिकली एनालाइज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। थैंक यू। आपसे सिर्फ ये चीज मैंने पूछनी थी कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में? क्या कोई इनके ऐसे एक्शंस भी आए हैं पॉजिटिव कि जिनसे माइनॉरिटीज का कॉन्फिडेंस लेवल इस प्रेजेंट सेटअप में रेज किया हो? मैं आपका ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। शुक्रिया जी। मेरे इल्म में सिर्फ ये आया है कि जो पंजाब के 100 दिन पूरे हुए पंजाब हुकूमत पे, उस पर वज़ीर आज़म खान साहब ने तकरीर करते हुए माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा कि जिन्ना साहब ने जो कहा था माइनॉरिटीज़ के बारे में हमें वो पूरा करना है। हाँ, बात तो की, लेकिन वो है कि जो आतिफ मियाँ के साथ शुरू में हो गया था, हाँ। और वो सारी चीज़ें देखिए, हमारा सिस्टम बदकिस्मती से ऐसा है कि माइनॉरिटीज़ की तरफ जो है सम हाउ इनजस्टिस है और उसको हाँ। एक वक्त लगेगा, क्योंकि नहीं वक्त नहीं, ये इंडेफिनिट होगा जब तक कि वो सिस्टम ठीक नहीं होता। बातें अलबत्ता करवाने में कोई हर्ज नहीं, अच्छी हाँ वो प्यारी ना, हाँ। वो तो हर इंटरनेशनल डे फॉर माइनॉरिटीज़ हो जाए या वो हो जाए, उस पर तो और रिलीजियस फ्रीडम का हो जाए तो हम कायदे-ए-आज़म की तकरीर भी दोहरा देते हैं, हाँ, और उसके बड़े यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ, आगे ना पूछें। राव तनवीर साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी राव साहब कैसे हैं? साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। फरमाइए। खोड़ो साहब को लगता है हॉलीडेज पे भेज दिया आप? जी सर, बस आ जाएंगे अगले वीक से, हमारे साथ ही। खोड़ो साहब भी इंसान है, उन्हें भी हॉलीडे चाहिए। आपको भी लेनी चाहिए सर। हाँ यार, उनके बाद हम ही जा रहे हैं। हम ही जाएंगे। फरमाएं। जी, मेरा क्वेश्चन था, मुझे इस तरह लीजिएगा कि आई एम फेवरिंग पॉलिटिशियन। नहीं प्लीज़, आपकी राय है वो मुकद्दम है हमारे लिए, वो उससे हम एग्री करें ना करें। फरमाइए। अच्छा, ये पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, अगर हम तारीख पढ़ें अपनी और देखें, 30 सेकंड है, तारीख ना पढ़वाएं, डायरेक्ट सवाल पे आए। सर एब्डो भी हुए, फांसी भी चढ़े, जिला वतन भी हुए, और जो दूसरे इदारे हैं उनमें अभी रिसेंटली पिछले दिनों भी कुछ एक एक्स अस्करी इदारे के स्पाई चीफ चुप करके रिजाइन ले लिया गया, जिसका अपना है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी खुद ही करते हैं, वो भी दूसरे अस्करी वाले भी खुद ही करते हैं। सर ये क्या, ये किस तरह, ये आप इसे किस तरह देखते हैं? हम उसी तरह देखते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। ये खुला तजाद है, और यही बात जब बात होती है कि साहब में तफरीक नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हर इदारा जो है वो उतना ही अकाउंटेबल होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सवाल बिल्कुल आखिरी था, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, इजाज़त ले लें। हाँ, मस्बत नोट पे, मस्बत नोट। जनाब इजाज़त दीजिए, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।